सबसे पहले करुणा के महासागर तथागत बुद्ध, शिक्षा के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, इस देश में आरक्षण के जनक शाहू जी महाराज, स्वाभिमान आंदोलन चलाने वाले साउथ के एक समतावादी मानवतावादी पुरोधा ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार जी, महान सम्राट अशोक और इस देश की नारी जाति के मुक्तिदाता, शोषितों पीड़ितों के हमारे मुक्तिदाता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, संत गाडगे महाराज और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों और महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए शब्दे भिक्षु संघ, समता सैनिक दल की राष्ट्रीय टीम के सदस्य आदरणीय अशोक गोंदारे साहब, मुझे यहां बुलाने वाले दीपक वाघमारे साहब, सुनील सारीपुत्र जी, दिल्ली से आए हुए डॉक्टर राहुल जी और महाराष्ट्र से आए हुए डॉक्टर ढाले सर, समता सैनिक दल के सभी नौजवान जांबाज, मेरे सैनिक सेनिकाएं, यहां पर बैठी हुई मेरी माताएं, बहनें, बच्चियां, बुजुर्ग, नौजवान साथी, आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। साथियों, आपको और आपके माध्यम से जहां तक भी आवाज मीडिया के साथियों के माध्यम से पहुंचे, सभी को आज के इस 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयां, आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा अच्छा दिन है, हम सब लोग मिलके आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। कभी वो समय था कि हमारी परछाई तक से लोग दूर भागते थे, लेकिन हम ऋणी हैं बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के, उनके शुभ कर्मों की वजह से, उनके कठिन कार्यों की वजह से आज हमें ये दिन देखने को मिला कि हम चाहते हैं तो कोई हमारे रास्ते में रुकावट बनने की हिम्मत नहीं करता। आपने देखा इतनी बड़ी आज की सभा, हम सब लोग कितने सम्मान के साथ, कितने स्वाभिमान के साथ परेड निकालते हुए गए और अपने मुक्तिदाता को हमने आज श्रद्धांजलि दी और खुशी से गणतंत्र दिवस मनाया। ये खुशी हमारी बनी रहे, ये माहौल और भी अच्छा हो, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ये केवल हम मांग के बैठे हैं कि आज दिन है, आगे भी ऐसा होगा। अगर इस खुशफहमी में हम रहेंगे तो जो आज है वो कल नहीं रहेगा। जो हालात हैं वो देश के हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं, बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। देश में जो लड़ाई है वो हजारों साल से चली आ रही है और आते आते आज यहां पहुंची है इस मोड़ पर। लेकिन कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो इस लड़ाई को फिर वहीं पहुंचा देना चाहते हैं, हमको वहीं पहुंचा देना चाहते हैं। हम इस लड़ाई को लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और आज यहां आने के बाद जो मैंने देखा है, आपका अनुशासन, आपका जज्बा, आपकी भावनाएं, मेरा विश्वास और पक्का हो गया है। न केवल हम मजबूत बनेंगे, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और इस लड़ाई को हम जीतेंगे। आपने कभी सोचा
की फौज जो होती है उसमें बहुत ज्यादा लोग कहां होते हैं, थोड़े से ही लोग होते हैं, लेकिन वो फौज के थोड़े से जो लोग होते हैं वो इतनी बड़ी लड़ाई को जीत लेते हैं। कभी आप सोच के देखिए, बहुत बड़ा जुलूस होता है, लाखों की संख्या में लोग होते हैं, लेकिन पुलिस वाले कितने से होते हैं? थोड़े से होते हैं, बट ट्रेंड होते हैं। वही ट्रेंड लोग इतने बड़े समूह को संभाल लेते हैं, कुछ करने नहीं देते। और अगर कोई बात आती है तो वो थोड़े से समूह वाले लोग ही हावी हो जाते हैं, इतनी बड़ी भीड़ जो है वो तितर-बितर हो जाती है। तो अनुशासित लोग हों, चाहे थोड़े से हों, समर्पित लोग हों, तो आप किसी भी मुसीबत का, किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और उसे जीतने की हिम्मत भी रखते हैं और ताकत भी रखते हैं। इसीलिए समता सैनिक दल बनाया। मैंने जैसे कल आपको रात बताया कि मेरे लिए बड़ी खुशी की बात कि 91 में 1991 में 6 दिसंबर को दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर भवन में जो बाबा साहब ने अपने पैसे से, आपको मुझे पता नहीं, आपको मालूम है नहीं है, दिल्ली में रानी झांसी रोड पर बहुत बड़ी एक जगह है, जितनी बड़ी ये है इससे कम नहीं होगी, इससे ज्यादा हो सकती है। वो जगह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पैसे से खरीद के दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन बनाई, उसको दी गई है। वो बाबा साहब की जमीन है, किसी की जमीन नहीं है। आज की तारीख में हजारों करोड़ रुपए की उस जमीन की कीमत है। वो जमीन, वहां बाबा साहब की अस्थियां रखी हैं। तो 1991 में मैं समता सैनिक दल से जुड़ा, लगातार हम लोग काम करते रहे। पर जो लोग लेके चले, शायद उनकी सोच और उनकी मन की भावनाएं ऐसी नहीं थी कि राष्ट्रीय स्तर पर सोच सकें, राष्ट्रीय स्तर पर उस दल को लेकर चल सकें। मुझे उस वहां चलने वाले समता सैनिक दल में पहले उत्तर भारत का प्रवक्ता बनाया गया, स्पोक्स पर्सन, और उसके बाद में फिर राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता बनाया गया, मुझे नेशनल स्पोक्समैन बनाया गया। बाद में चीजें चली, मैं उस संगठन से अपने आप को अलग कर लिया। मैंने चीजें चलती रही और आज केवल कहने के लिए वहां कोई संगठन अब है नहीं। लेकिन ये बहुत दुख की बात है, बाबा साहब का बनाया हुआ संगठन, बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी, अगर जो लोग उनको लेकर चल रहे हैं वो इतनी सोच नहीं रखते कि हमको इकट्ठा होकर चलना है, संगठित होकर चलना है, और वो अपने स्वार्थों की वजह से, अपनी सोच की वजह से उसको बिखेर देते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, बहुत गंभीर बात है ये, बहुत दुख की बात है ये। आप देखते हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कितने टुकड़े हो गए। मुझे ध्यान है शायद 1991 के आसपास की ही बात है, जब 4 लोग चुन के आए थे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के, जिसमें RS गवई साहब थे, प्रकाश अंबेडकर साहब थे, और आज के जो पार्लियामेंट में आप देखते हैं श्रीमान जी को आठवले साहब वो थे, और जोगेंद्र कबाड़े साहब थे। तो मैंने एक बार ये कहा कि ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि 4 लोग आए हैं, पर आप महाराष्ट्र से बाहर निकलिए, आप और जो प्रदेश है उनमें काम कीजिए, हम जैसे लोगों को बताइए हमें क्या करना है, जिम्मेदारी। 91 में मैं वो आज नहीं हूं जो आज भानु प्रताप सिंह हो, वो 91 में नहीं था मैं। फिर भी मैंने कहा कि आप हमें बताइए, हम लोग काम करें, पर उनकी समझ में नहीं आई, और नतीजा आगे वो 4 भी नहीं आए, और अब तो जो हालत है आपसे बेहतर कोई जानता नहीं। ये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बहुत बड़ी दिक्कत है। जिस समय इस देश के दुश्मन कोई बाहर नहीं से, बाहर से कोई दुश्मन नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, इस देश के सबसे बड़े दुश्मन इसी देश में रहते हैं, विदेशी नहीं है, कोई बाहर नहीं है, कोई अमेरिका या रूस या कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश, ये हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे ही देश में दुश्मन है, जिन्होंने सबसे ज्यादा इस देश का बेड़ा गर्क किया हुआ है। ऐसे हालात में जब हम सबको मिलकर चलना चाहिए, ऐसे हालात में भी हम लोग बिखरे हुए हैं अपने जन स्वार्थ के लिए। कोई मंत्री बनना चाहता है, कोई MLA बनना चाहता है, कोई MP बनना चाहता है, बनो आप, इससे किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन समाज के लिए तो काम करो, समाज के लिए तो सोच रखो। हमारे
अधिकार एक एक करके छीने जा रहे हैं। और बड़े अफसोस की बात देखिए, दुख की बात देखिए कि किसी संविधान में संशोधन करके नहीं छीने जा रहे। व्यवस्था को इस तरह से घुमाया जा रहा है कि संविधान में संशोधन किए बिना ही हमारे कैसे कर दिया गया। रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए एक तरीका उन्होंने अपनाया कि सबको प्राइवेट कर दो, प्राइवेट। दूसरा, ठेकेदारी प्रथा लागू कर दो। तो क्लास 4th में ठेकेदारी प्रथा लागू होगी तो जिसको ठेके पे लेना चाहेंगे उसको ले लेंगे, बाकी को नहीं लेंगे। और किसको लेंगे ठेके पे आप जानते हैं। सफाई के क्षेत्र में यानी सफाई कर्मचारियों को छोड़ के बाकी किसी और क्षेत्र में क्लास 4th में लेना होगा तो आपको नहीं लेंगे, वो उनको लेंगे जो उनके अपने हैं। तो आपका रिजर्वेशन खत्म हो गया। इसी तरह से क्लास 3 में कॉन्ट्रैक्ट लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं तो किसको लेंगे, आपको नहीं लेंगे, वो ले भी नहीं रहे हैं, वो अपनों को ले रहे हैं। खत्म हो गया। और क्लास 1 में ऊपर से उन्होंने बैकडोर की एंट्री, जिसे लेटरल एंट्री कहते हैं, कि पिछले दरवाजे से उन्होंने शुरू कर दी। 100 से ज्यादा वो आईएएस ऑफिसर बना चुके हैं। और आईएएस भी किस लेवल पर बना रहे हैं इसका आप अंदाजा लगाइए। एक व्यक्ति आईएएस की तैयारी करता है, सालों इम्तिहान देता है, पहले प्री देता है, उसके बाद में मेन देता है, उन्हें पास करता है, फिर इंटरव्यू देता है, उसे पास करता है, और उसके बाद 2 साल की उसकी ट्रेनिंग होती है और फिर उसे पोस्टिंग मिलती है। और जब उसकी सर्विस 18 से 20 साल हो जाती है, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पर जब वो पहुंचता है, उस ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पर वो सीधे भर्ती आरएसएस के लोगों की कर रहे हैं। यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी जो होता है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, जिस विभाग में भी होता है वहां वो भर्ती कर रहे हैं। और अब क्लास 2 में भी उन्होंने ये शुरू कर दिया। तो बिना संविधान में संशोधन किए आपका आरक्षण खत्म कर दिया, किसी संविधान की संशोधन की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आपके समाज के बीच से गए हुए 131 जो एमपी हैं, लोकसभा में बैठे हैं, वो तमाम मुर्दे हैं, मुर्दे, एक भी बोलता नहीं है। और ये मुर्दे कब बोलते हैं कि जब सवर्ण समाज के लिए आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण लाया जाता है, तो ये सारे मुर्दे खड़े होकर उस आर्थिक आधार पर जो संविधान संशोधन होता है उस संशोधन के पक्ष में वोट देते हैं। यानी हमारे ही समाज की गर्दन काटने के लिए, संविधान के विरुद्ध जो काम हो रहा है उसके लिए वही मुर्दे जो हमारे समाज के हैं दुश्मन के साथ खड़े होकर वोट देते हैं। तो कितनी गंभीर स्थिति है, आप इसका एहसास कर सकते हैं। और ये स्थिति कैसे और गंभीर हो जाती है, इस उदाहरण से आप समझे। मैं आप सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा जो महत्वपूर्ण है। ये स्थिति तब और गंभीर हो जाती है कि जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट इस पर मोहर लगा देती है कि ये जो आरक्षण का संविधान संशोधन किया गया ये बिल्कुल ठीक है। वो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। वही सुप्रीम कोर्ट जब सवर्णों को आरक्षण आर्थिक आधार पर देने की बात आई तो गैर संवैधानिक जो आरक्षण था उस पर मोहर लगा देती है। और तब क्या होता है कि वही आरक्षण जिसको 50% पर रोकना था वो 60% से ज्यादा हो जाता है। यानी अपनों को अगर देना है तो न्याय को आप भूल जाते हैं, अन्याय पर आधारित काम आप करते हैं, गैर संवैधानिक काम करते हैं और संविधान को धक्का बताते हुए उस गलत काम को सही साबित कर देते हैं। 10% आरक्षण मिल जाता है। कोई हमारा जो जिनकी जिम्मेदारी है वो वहां बैठा हुआ कोई भी साथी बोलता नहीं। इस स्थिति से आज हम गुजर रहे हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस देश की जनता को कि नेताओं ने कितना समझा मुझे नहीं पता, लेकिन देश की जनता ने समझा कि देश का संविधान जो हमारे मुक्तिदाता ने बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा उसका क्या महत्व है, वो हमारे लिए कितना जरूरी है, इस देश के लिए कितना जरूरी है। और संविधान पर खतरा महसूस होते हुए 2024 के चुनाव में उन्होंने दुश्मनों को मुंह की खिलाई
दी, 240 से आगे जाने नहीं दिया। और ये 240 भी नहीं मिलते अगर बेईमानी नहीं हुई होती। और बेईमानी कितनी हुई है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। 543 लोकसभा की सीटें हैं। 543 में से एक सीट पर, सूरत की सीट पर चुनाव नहीं हुआ। 542 सीटों पर चुनाव हुआ। केवल 4 सीटों पर जितनी वोटें ईवीएम मशीन में पड़ी उतनी ही वोटें निकली, केवल 4 पर। और 362 जो लोकसभा सीट थी उन पर जितनी वोटें ईवीएम में पड़ी उनसे कम वोटें निकली। और 176 लोकसभा सीटों पर जितनी वोटें ईवीएम मशीन में पड़ी उनसे ज्यादा निकली, जिसकी वजह से बीजेपी को 79 सीटों का फायदा हुआ। 5 करोड़ वोटें उन्होंने बढ़ाई। 5 करोड़ वोट बना के वो 240 पर पहुंचे। अगर उसमें से ये 5 करोड़ वोटें नहीं बेईमानी से बढ़ाई जाती, कम कर दी जाती 79 सीटें, तो 160 पर बीजेपी सिमट जाती और जो दुश्मन है देश का वो कम से कम सत्ता से बाहर हो जाता है। लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी नेता ने, किसी ने भी इस बात पर आवाज नहीं उठाई। इतनी बड़ी बेईमानी जो सारे सबूतों के साथ सबके सामने है, ऐसे व्यक्ति को जो बेईमानी से जीत के आए उसे कैसे 1 मिनट भी आप सत्ता में बने रहने दे रहे हो। नतीजा धीरे 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 हर क्षेत्र में जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, जो जिन्हें आप SC ST समाज कह सकते हैं, OBC समाज कह सकते हैं, ये पूरे समाज को तबाह करने का काम किया जा रहा है। 2020 यानी 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लेकर आए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मतलब सिंपल सा है कि जो गरीब समाज के लोग हैं, जो सरकारी स्कूलों में पढ़कर आए हैं, उनसे आप शिक्षा छीन लीजिए और कुछ नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इतना सही मतलब है। इतनी महंगी शिक्षा कर दी गई है, सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। 1 लाख सरकारी स्कूल जो प्राइमरी के हैं अब तक बंद हो चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। जिस देश में एजुकेशन देनी चाहिए, एजुकेशन के लिए बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट आपको खोलने चाहिए, स्कूल कॉलेज खोलने चाहिए, उस देश में एजुकेशन का यह हाल किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ताकि आपको, आपके बच्चों को शिक्षा ना मिल सके, ताकि आपके बच्चे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ना बन सके, ताकि आपके बच्चे आगे ना बढ़ सकें, जज ना बन सकें, वकील ना बन सकें, IAS ना बन सकें, इंजीनियर ना बन सकें, डॉक्टर ना बन सकें। इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। जब ऐसे हालात हैं, उन हालात में हमारी यानी समता सैनिक दल की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और समता सैनिक दल, बाबा साहब के जितने भी बनाए हुए संगठन हैं, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए किस दृष्टिकोण से, कितनी बड़ी सोच से वो बनाए गए। आपको उनमें कहीं भी जाति का अंश दिखाई नहीं देगा, जाति सूचक शब्द दिखाई नहीं देगा। पार्टी बनाई तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी, कहीं आपको जाति शब्द दिखाई देता है? उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, कहीं जाति का शब्द दिखाई देता है? उसके बाद बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, कहीं जाति शब्द दिखाई देता है? हीन भावना कहीं दिखाई देती है? और सामाजिक क्षेत्र में जिसके आप हिस्सा हैं, जिसका धम्म चक्र आपके माथे पर है, आपके सर पर है, वो बनाया समता सैनिक दल, कहीं जाति का भेद वो दिखाई देता है? नहीं। पर आजकल लोग क्या बनाते हैं? जाटव महासभा, द ग्रेट चमार, इस तरह की चीजें जो बनाते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को, उनके आंदोलन को, उनकी सोच को क्या समझ भी पा रहे हैं? उसके आसपास
भी पहुंच पा रहे हैं? मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपकी यानी समता सैनिक दल की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। आप सोचिए, समता सैनिक दल यानी संगठन, दल में संगठन, संगठन के बिना हो नहीं सकता। और जब बाबा साहब कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, यानी संघर्ष हम बाद में करेंगे, उससे पहले हमें संगठित होना है। और संगठित हम तब होंगे जब हम शिक्षित होंगे, उससे पहले संगठित नहीं हो सकते। और अगर उससे पहले संगठित भी हुए तो निश्चित रूप से जो लड़ाई जिस तरह से लड़नी चाहिए हम लड़ाई वो न लड़ सकेंगे और न ही जीत सकेंगे। तो शिक्षित बने, संगठित हो, संघर्ष करें। इसीलिए उन्होंने बाबा साहब ने बनाया समता सैनिक दल। समता इसी की तो लड़ाई है जो हजारों साल से हमें नहीं मिली। समानता कहां है? समानता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 25 जनवरी को यानी संविधान लागू होने से एक दिन पहले जब कहा था कि कल से हम दो विरोधाभासी क्षेत्रों में कदम रख रहे हैं। एक राजनीतिक क्षेत्र जहां हम सब समान हैं, वन मैन वन वोट, हम समान हैं। लेकिन जो दूसरा क्षेत्र है सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र, उस सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हम बहुत विरोधाभास में हैं, बहुत असमानता है सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में। और यह असमानता आज तक भी चलती आ रही है लगातार, उसका स्वरूप चेंज हो गया है। अब वो पहले की तरह नहीं है कि कोई हमें देख के हमारी परछाई से दूर भागता था या हमारे कदमों के निशान से अपवित्र हो जाता था, वो नहीं है। आज बैठ के हमारे साथ खाना खाएगा, लेकिन अंदर से हमें पूरी तरह से साफ करने के लिए काम करेगा। इतने मानसिक स्तर पर अंदर घुस चुकी है वो भेदभाव की बातें कि वो ऊपर से नहीं दिखेंगे, लेकिन अंदर से वो सारी सब कुछ आपको दिखाई देती हैं। और देती कैसे है, इसका दो उदाहरण आप समझिए। इस देश में वर्तमान राष्ट्रपति देश की संसद का हिस्सा है। राष्ट्रपति के बिना संसद का कोई मतलब नहीं है। लेकिन संसद का उद्घाटन हुआ नई संसद का और राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। देखा आपने? और इससे पहले जो राष्ट्रपति थे वो राष्ट्रपति राजस्थान में पुष्कर महामंदिर में गए, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। मंदिर में नहीं जा सकते आप। और हमारे राष्ट्रपति भी महोदय ऐसे कि राष्ट्रपति होकर तुम्हें मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा। अरे काहे का राष्ट्रपति हो, क्या ताकत है तुम्हारा, क्या नैतिक बल है? ऐसे मंदिर के लोगों को, ऐसे बाकी जो तमाम लोग हैं, आपको एक झटके में सीधा कर देना चाहिए था। ताकत किस बात की आपके पास में? वैसे आपको मंदिर में जाना ही नहीं था। और जब आप गए तो राष्ट्रपति होते हुए इतना अपमान हो रहा है और आप सह रहे हैं। ऐसे ही लोगों को बनाया जाता है। हमारे वो लोग जो गुलामी करें उन्हीं को बनाया जाता है। तो ये भेदभाव आपको नजर आएगा। अगर राष्ट्रपति के साथ ये हो सकता है कि संसद राष्ट्रपति के बिना नहीं, उसे नहीं बुलाया जाएगा, राष्ट्रपति को मंदिर में जाने नहीं दिया जाएगा, तो हालात कितने बुरे हैं इससे आप समझ लीजिए। और एक उदाहरण से और समझने की कोशिश कीजिए कि जो हमारे अब से पहले चीफ जस्टिस रहे, वो चीफ जस्टिस जाते जाते हमें बता गए। मैं वैसे धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो तो हमें बता के गए हैं। और वो क्या बता के गए हैं? देखो भाई, हम न केवल हम जज बल्कि सरकार, हमारे नेता, आरएसएस, पूंजीपति, हम सब मिले हुए हैं। तो तुम ये बात समझो, हम सब मिले हुए हैं, तुम्हारे लिए हम कुछ नहीं कर सकते। और बताया कैसे? प्रधानमंत्री को गणेश पूजा पे बुला के बताया उसने, पूरा प्रचार करके बताया। नहीं बताया? देखा हमने। उन्होंने बताया कि जब मैंने बाबरी मस्जिद का फैसला किया तो मैं भगवान के चरणों में जाके बैठ गया, उन्होंने जो कहा मैंने कर दिया। अबे चीफ जस्टिस होके और तुम ये भाषा बोल रहे हो, तुम्हें तो जेल के अंदर होना चाहिए था। बल्कि मैं अगर ये कहूं कि ऐसे व्यक्ति को उसने सिद्ध कर दिया, बता दिया कि मैं चीफ जस्टिस होकर न्याय के इस मंदिर में बैठ के सबसे बड़ी मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने अन्याय किया, ऐसे व्यक्ति को सूली पर चढ़ा देना चाहिए। और ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है, ऐसे लोग इस देश पर राज कर रहे हैं। इस सब माहौल में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।
ये कभी भी आप जब गहराई से सोचेंगे तो आप समझ में आएगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक एक शब्द, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक एक कार्य, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाया गया एक एक संगठन बहुत सोच समझकर बनाया गया, हमारे समाज की जरूरतों को देखकर बनाया गया, हमारे समाज के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए बनाया गया। समता आपको न केवल अपने अंदर, अपने सभी सैनिकों के बीच में समानता का व्यवहार करना है, बल्कि समानता का व्यवहार तमाम मानव जाति के साथ में करना है और उनको जोड़ना है। यह है समता। और सैनिक का मतलब अनुशासन, डिसिप्लिन। अगर अनुशासन किसी में नहीं है, किसी व्यक्ति में, किसी संगठन में, किसी देश में, वो देश, वो संगठन, वो व्यक्ति कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। डिसिप्लिन होना जरूरी है, अनुशासित होना जरूरी है, इसलिए बनाया गया ये सैनिक शब्द। और केवल अनुशासित होना नहीं, सैनिक का मतलब ये है मजबूत, फौलाद की तरह जहां जम गया, जो जिम्मेदारी उसे दी गई, मर जाएगा, कट जाएगा, हटेगा नहीं पीछे। ये है जिम्मेदारी समता सैनिक के साथियों की। और मैं इसी तरह से काम करता था। जब मैंने काम किया, सर्दियों के दिन में 4 बजे शाखा में लगाता था। दिल्ली में जो मंदिर मार्ग है, जहां पे हिंदू महासभा का ऑफिस है, वहां आरएसएस की शाखा लगती थी। मैंने वो शाखा खत्म करके झुग्गी झोपड़ियों से बच्चों को उठाता 3, साढ़े 3 बजे, और 4 बजे 80 लड़के, नौजवान लड़के, झुग्गी झोपड़ियों से 80 लड़कों की 1993 में, अब से आप लगा लीजिए कि अब से 32 साल पहले मैंने शाखाएं लगवाई। इस तरह से मैं काम करता था। पर आज आपके बीच में आके मुझे बहुत हौसला मिला है, आपसे हौसला मिला है। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चियां हैं, इनसे हौसला मिला है, भिक्षु संघ से हौसला मिला है, आप सबसे मुझे बड़ा हौसला मिला है। और मेरा विश्वास और पक्का हो गया है। अब तक आप लोग काम कर रहे थे, आज से मैं भी आपके साथ में हूं और मिलकर काम करूंगा आपके साथ। आपने 12 राज्यों में पहुंचाया है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके साथ मिलकर ऐसे साथियों को जोड़ा जाए कि देश के सभी राज्यों में ये संगठन पहुंचे, इसकी मौजूदगी हो, और मजबूती से हम अनुशासित तरीके से काम करें, क्योंकि लड़ाई हमारी बड़ी है और अनुशासित टीम ही लड़ाई लड़ सकती है और जीत सकती है। और लड़ाई कैसी है? दुश्मन इतना ताकतवर, इतना चालाक है कि आज की तारीख में उसके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। आज की तारीख में उसने तमाम संवैधानिक संस्थाओं को अपना गुलाम बना लिया, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, संघ लोक सेवा आयोग, जहां से IAS IPS और क्लास 1 ऑफिसर बनते हैं, वो उसकी मुट्ठी में है, वो जैसा चाहते हैं वहां से कर लेते हैं। इस देश का चुनाव आयोग, जिस चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी, जिसे संविधान के अनुच्छेद 324 से 328 के तहत ये जिम्मेदारी दी गई, इस देश में आप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराएंगे। वो चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी न निभा के आज इस देश के प्रधानमंत्री की गुलामी में पूरी तरह से डूब चुका है और उसके लिए बेईमानी करने के लिए किसी भी हद तक चला जा रहा है। वोटर लिस्ट में बेईमानी, वोटें काटी जा रही हैं, वोटें नकली वोटें बढ़ाई जा रही हैं, ईवीएम में बेईमानी, खुलेआम में कह रहा हूं, ईवीएम में बेईमानी होती है, लेकिन चुनाव आयोग के कान पर जू तक नहीं रहेगी। इस देश का CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो लेखा जोखा लिखता है कि किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा दिया गया, कितना खर्च हुआ और कितना बचा और किसका क्या हुआ, वो CAG जिसकी रिपोर्ट हर डिपार्टमेंट के विषय में हर साल आनी चाहिए, पार्लियामेंट के पटल पर रखी जानी चाहिए, विधानसभा में रखी जानी चाहिए, वो CAG आज देश के प्रधानमंत्री की गुलामी कर रहा है और कोई रिपोर्ट आज आपको मिलेगी नहीं। ऐसे में और इन सबके लिए और क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? CBI, ED, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सब जैसे बिल्कुल ही मर चुके हैं और एक व्यक्ति
पूरी तरह से नतमस्तक होकर उसकी गुलामी में डूब चुके हैं, सिर्फ नौकरी बचाने के लिए, इसी के लिए आए थे। देश के प्रधानमंत्री की शपथ तो नहीं ली थी इन्होंने, किसी ने भी देश के संविधान की शपथ ली थी ना। तो देश के संविधान की शपथ लेकर देश के संविधान को बचाना था, देश की जनता के लिए काम करना था। पर कोई भी देश की जनता और शोषित पीड़ित समाज के लिए देश के संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है। ये स्थिति है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं साथियों, आज देश जिस जगह पहुंच चुका है, कोई संवैधानिक संस्था, कोई सरकारी विभाग, कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी, कोई अदालत, कोई मीडिया आपके काम नहीं आएगा, आपके कोई काम नहीं आएगा। कोई नेता आपके काम नहीं आएगा, कोई नेता आपके लिए लड़ने के लिए नहीं आएगा। सब कुछ आपको करना है, सारी लड़ाई आपको लड़नी है। और डर मत जाना, ये लड़ाई आप लड़ सकते हैं, मुझे पक्का भरोसा है। और आप ये लड़ाई जीत सकते हैं, इसका मुझे पक्का विश्वास है। आपने मुझे देखा, मैं लगातार लड़ रहा हूं, लगातार। कभी आपने मेरे चेहरे पे कोई डर देखा? और सीधे प्रधानमंत्री से लड़ रहा हूं। और मुझे मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री को, उसकी पार्टी को, उसके संगठन को एक दिन हम उखाड़ के इस देश की धरती पर फेंक देंगे। साथ मालूम है मुझे, लेकिन उसमें आपकी भागीदारी, समता सैनिक दल की भागीदारी, आप सबकी भागीदारी बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और हमें उखाड़ के फेंकना ही पड़ेगा। कोई व्यक्ति हमारे ही पैसे से प्रधानमंत्री बनता है, हमारे ही पैसे से तमाम तरह के गंदे काम कर रहा है और हमें को तबाह करने में लगा है। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे उसे? क्यों बर्दाश्त करेंगे हम उसे? हमें उसे उखाड़ के फेंकना है। आप जानते हैं, मैं एक छोटा सा आपको एक आंकड़ा देता हूं, आप उस स्थिति का पता लगा लीजिए कि आपकी स्थिति क्या है। इस देश की आबादी कितनी है? 140 करोड़। आज की तारीख में यही कहते हैं ना, 140 करोड़। हम 140 करोड़ मान लेते हैं। देश में गरीबी की रेखा क्या है? जो शहरों में 47 रुपए प्रतिदिन खर्च करने की स्थिति रखता है, वहां तक गरीबी की रेखा है। यानी 47 रुपए 1 पैसे अगर कमा लेगा तो गरीबी की रेखा से बाहर निकल जाएगा। 47 रुपए और उससे कम कमाएगा तो गरीबी की रेखा में है शहरों में। यह सरकारी आंकड़ा है। और गांव में जो 32 रुपए एक दिन में कमाता या खर्च करता है, वो व्यक्ति गरीबी की रेखा में आता है। और इसके आधार पर जो सरकार बता रही है, सरकार कह रही है कि भारत में मात्र 12 करोड़ 11 करोड़ 80 लाख लोग गरीब हैं। ये सरकार कह रही है। जिस समय 2014 में सरकार बदली और मोदी प्रधानमंत्री बना, उस दिन देश में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 18 करोड़ लोग गरीब थे। आप समझना मेरी बात को समझने की कि पब्लिक को कैसे मूर्ख बनाया जाता है और कैसे आंकड़ों में उलझाया जाता है, प्रतिशत में और लाखों करोड़ों में बता के कैसे सच को छुपाया जाता है। मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो 18 करोड़ लोग 2014 में गरीब थे सरकार के हिसाब से। जब कोरोना आया, कोरोना के बाद में इस देश में गरीबों की संख्या 25 करोड़ और बढ़ गई। तो 18 और 25 41 करोड़, देश में 41 करोड़ गरीब हो गए। देश का प्रधानमंत्री कहता है, भारत सरकार कहती है, और यूं कहो तो मोदी कहता है कि इन 10 सालों में मोदी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। तो अगर आप ये कह रहे हो कि 25 करोड़ को निकाला, तो वो 25 करोड़ कौन से हैं जो कोरोना के बाद हुए गरीब, वो या वो जो 18 करोड़ थे 2014 में, उनमें से 25 करोड़ को निकाला? और अगर वो निकल गए 18 में से निकाला, तो बाकी 7 करोड़ कहां से आए भाई? और अगर 41 करोड़ में से 25 को निकाला तो फिर 18 रह गए, तो आप 11 करोड़ 80 लाख
लाख लोग कैसे कह रहे हो कि वो गरीब हैं बस। और अगर देश में केवल 11 करोड़ 80 लाख लोग गरीब हैं, तो 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज क्यों दे रहे हो भाई? अगर इतने ही गरीब हैं तो है नहीं है। और जो मैंने आपको आंकड़ा बताया 47 रुपए 32 रुपए, अब मैं इसको आ जाता हूं कि विश्व बैंक क्या कहता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं क्या कहती है। वो कहती हैं कि जो व्यक्ति एक दिन में 2.17 डॉलर यानी 2.17 डॉलर खर्च करता है, ये गरीबी की रेखा है। और इसको आप परिवार के रूप में कहो तो जो परिवार एक महीने में 13,500 रुपए कमाता है, वहां तक वो गरीबी की रेखा में आता है। अगर 13,500 रुपए से 1 रुपया फालतू कमाता है तो वो गरीबी की रेखा से ऊपर उठ जाता है। तो 13,500 एक परिवार, उसमें 4 या 5 लोग मान सकते हैं। अगर एक व्यक्ति कहे तो 2.17, तो डॉलर आज की तारीख में 87 रुपए का हो गया। अगर एक्सचेंज करते हैं तो 90 रुपए में आता है, पर 87 रुपए लगा लीजिए। अगर आप इसको 87 रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 190 रुपए प्रतिदिन जो व्यक्ति कमाता है, वहां तक गरीबी की रेखा है। और सरकार क्या करी भारत सरकार? 47 रुपए 32 रुपए। तो कहां 47 और 32 रुपए और कहां 190 रुपए। अब अगर हम इसको पूरे को इसका गणित निकालते हैं तो इस देश की आमदनी क्या बता रही है सरकार? सरकार कह रही है कि इस देश का हर आदमी 2,10,000 रुपए कमाता है साल में। आपने 2,10,000 रुपए बहुत से लोगों ने तो देखे भी नहीं होंगे, पर सरकार कह रही है कि प्रति व्यक्ति आय भारत में 2,10,000 रुपए है। और किस तरह से है कि जो 1% लोग हैं, 1% यानी 140 में से 1,40,00,000 जो लोग हैं, उनकी आमदनी है इस देश में एक साल में 22%, यानी जो जितना पूरा देश का कमाई है उसमें से 22% उनकी है। और जो बाकी 10% है उनकी कमाई इस देश में वो है 35%। और आप आगे आ जाइए कि जो बाकी लोग हैं 50%, उनकी जो आमदनी है वो 50% है। और बाकी जो रह गए उनमें से जो 13% लोग हैं, नहीं 23% जो लोग हैं, उनकी इनकम 13% और बाकी सबकी 39% की जो है वो 8%। जब मैंने एक दिन ये गणित निकाला तो ये आया कि इस देश में 120 करोड़ लोगों की आमदनी 6,000 रुपए महीना भी नहीं है। 120 करोड़ की, और सरकार कह रही है 2,10,000 रुपए सालाना इनकम है उनकी। इस तरह से मूर्ख बनाया जाता है आपको। और ये जितने भी लोग हैं ये कौन लोग हैं? ये 90% आबादी कौन की है? ये हमारी आबादी है, वो हमारे लोग हैं, वो SC ST के OBC के लोग हैं, वो माइनॉरिटी के लोग हैं। अगर आप जस्टिस सच्चर, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे, बहुत अच्छे इंसान थे, दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस सच्चर, राजेंद्र सच्चर, उनके नेतृत्व में कमेटी बनाई कि मुसलमानों की स्थिति पता लगाओ। तो मुसलमानों की स्थिति उन्होंने पता लगाई। उन्होंने कहा कि 90% मुसलमानों की स्थिति बहुत बुरी है। और 2008 और 9 में जब मनमोहन सिंह सरकार थी, तब उसमें रिपोर्ट रखी गई कि इस देश के अनुसूचित जाति के लोगों की 80% लोगों की स्थिति बहुत बुरी है। और अनुसूचित जनजाति में ST के 85% लोगों की स्थिति बहुत बुरी है। तो ये जो बड़ी संख्या है किसकी है? ये हमारी संख्या है, ये हमारे लोग हैं, हमारे लोगों की स्थिति है। और हम ही लोग सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। ये माहौल इस देश में है। इस माहौल को बदलने के लिए हमें काम करना है। हमें किसी के भरोसे रहना नहीं है। हम अपने आप में इस काम को कर सकते हैं, इस काम को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, अपने समाज की स्थिति मजबूत कर सकते हैं।
बिना किसी से जरा सा भी सहयोग लिए। 2 उदाहरण बताऊंगा, उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। मैं 2010 से लगातार गांव-गांव जाके काम करता हूं। पहले मेरी ऑल्टो गाड़ी थी, उसमें जाता था, 5 लोग रहते थे। घर से सुबह 4 बजे खाना बनवाया निकल जाता था और सुबह 7 बजे जाके एक गांव में मीटिंग कर देता था। शाम तक ऐसे ही, दोपहरी में कहीं समय मिला, गाड़ी खड़ी की, खाना खाया और फिर आगे काम करने के लिए निकल गए। इस तरह से काम किया। मैं एक गांव में ऐसे ही बैठा था, मीटिंग करने के लिए गया। मेरे पास एक गरीब आदमी मेरे समाज का आके बैठ गया। मैंने उससे पूछा, क्या करते हो भाई? मजदूरी करता हूं। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं? सब एक को तो पढ़ा रहा हूं। कहां पढ़ाते हो? सब सरकारी स्कूल तो है नहीं, प्राइवेट में पढ़ाता हूं। कितनी पैसे फीस जाती है? 140 रुपए महीने की फीस जाती है। इसको समझने की कोशिश करना, 140 रुपए फीस जाती है। अच्छा, बाकी 2 बच्चे कहां पढ़ते हैं? सब उन्हें नहीं पढ़ा सकता, कोई बात नहीं। अच्छा, बीड़ी सिगरेट पीते हो? हाँ बाबूजी पीता हूं। कितने पैसे खर्च कर देते हो? एक दिन में 10-12 रुपए तो खर्च हो जाते हैं बाबूजी। बंडल महंगा हो गया, बीड़ी का बंडल तो महंगा हो गया, इतने तो खर्च हो जाते हैं। तो मैं मान लूं कि 10 रुपए खर्च कर देते हो। हाँ जी। महीने में किसी दिन व्रत भी रखते हो या 300 दिन पीते हो? बाबूजी 1-2 दिन नहीं पीता। तो चलो 2 दिन निकाल देते हैं, तो 280 रुपए हो गए। 28 दिन पीता है, क्या पीता है? बीड़ी। तो 280 दिन में, एक दिन में जो व्यक्ति 10 रुपए खर्च कर रहा है, 28 दिन में 280 रुपए हो गए। एक बच्चे की फीस 140 रुपए है। अगर वो दोनों बच्चों को भी पढ़ाना चाहे तो उसे सिर्फ इतना करना कि अपनी बीड़ी पीना छोड़ दे। 140 दोनों बच्चों को, अपने बच्चों को पढ़ा लेगा। गलत तो नहीं? तो मैंने उसको यही कहा, वे बच्चे तो तेरे ही पड़ोस के थोड़े ही हैं, उन्हें भी पढ़ा। अब एक जगह और बताता हूं। मैं एक गांव में गया, हमारे जाट कम्युनिटी बड़ी जबरदस्त है। वो जाटों का मतलब 75% उनकी जाटों की पॉपुलेशन थी। बहुत बड़ा गांव था। गांव के प्रधान के पास बैठा था। मैंने पूछा, प्रधान जी सब ठीक ठाक हैं? पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही? हाँ बाबूजी सब ठीक है, लेकिन एक दिक्कत आ रही है। क्या है? बच्चियों के लिए स्कूल नहीं है, लड़कियों के लिए। क्यों? बाबूजी स्कूल तो है लेकिन मास्टर नहीं है। तो मैंने कहा मास्टर नहीं है तो आप कलेक्टर से बोलो, बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करो। कहा जी सब्जी का कर ली, कोई सुनता ही नहीं है। यही हकीकत है, कोई सुनता नहीं सरकारी अधिकारी जब तक रिश्वत ना दो। नहीं सुनी जी। तो मैंने उससे पूछा, प्रधान जी गांव में कितने वोटें कितनी होंगी? बाबूजी 3000 वोट हैं। तो मैंने कहा इन 3000 वोटों में कितने लोग ऐसे हैं जो बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा, चरस, गांजा, अफीम, भांग, धतूरा, सुरपा खाते पीते हैं? होंगे 1000 लोग। बाबूजी क्या बात कर रहे हो? कम से कम 1,500 से 2,000 लोग हैं, और अब तो औरत भी पीती है बीड़ी सिगरेट। मैंने कहा अच्छा चलो। तो मैंने कहा प्रधान जी फिर भी मैं ये मान लेता हूं कि 1000 लोग तो होंगे। हाँ बाबूजी इतने तो हैं। तो एक दिन में कितना खर्च कर देते हैं? जब तो पौवा जो है 180 ml का जो आता वो 80 रुपए का आता था। तो बाबूजी ऐसा है 10-20 रुपए तो खर्च हो जाता। तो मैंने 10 रुपए मान लेता हूं। हाँ जी। तो मैं ये मानता हूं कि 3000 लोग नहीं पीते, 1000 लोग पीते हैं और 10 रुपए खर्च करते हैं। तो आप मेरे साथ गणित लगाना, 1000 लोग, एक व्यक्ति 10 रुपए खर्च करता तो 1000 में कितने खर्च किए एक दिन में? बताओ। एक व्यक्ति ने 10 रुपए खर्च किए तो 1000 लोगों ने कितने खर्च किए एक दिन में? 10,000। 30 दिन में कितने खर्च किए? 3 लाख हो गए ना डॉक्टर साहब? और पूरे साल में खर्च कितने किए? 36 लाख, यानी 36 लाख। ये बहुत मिनिमम मान के चल रहा हूं। एक गांव जो अपनी बच्चियों की पढ़ाई के लिए चिंतित है, उसकी बच्चियों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, 36 लाख रुपए केवल धुएं में उड़ा देता है। बाहर भी गंदगी फैलाता है, अपने अंदर भी गंदगी फैलाता है, बीमारी फैलाता है। 36 लाख। अब आप इसको ऐसे कैलकुलेट करो, अगर वो 8 टीचर रखे और उन 8 टीचर को 25-25 हजार रुपए तनख्वाह दे
हो गए 2 लाख 1 महीने में, और साथ में वो एक वाइस प्रिंसिपल रखे और एक जो है प्रिंसिपल रखे, चपरासी रखे, क्लर्क रखे। मैं समझता हूं 3 लाख रुपए में उसका काम हो जाएगा, हो ही जाएगा। यानी जितने में वो गंदगी फैला रहे बाहर और अंदर, उतने पैसे को अगर अपनी आदतों को सुधार लें, सिर्फ अपनी गलत आदतों को, बुरी आदतों को सुधार लें, तो अपनी बच्चियों को वो एजुकेट कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। अब प्रधान जी का मुंह बंद, अब शांत। बात तो आप सही कह रहे हो जी। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं, आप किसी से मदद की उम्मीद मत रखना कि कोई हमारी मदद करे। हमारी मदद जो कर दे उसका धन्यवाद, पर उम्मीद मत रखना। ये जो साथी बैठे हैं ना, ये ऐसे ही साथी हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस समय इन्होंने शुरुआत करी होगी, इन्हें किसी की मदद नहीं मिली होगी। इन्होंने अपनी हिम्मत से, अपने दम पे ये काम किया होगा, और वहां से करते करते आज ही यहां तक पहुंच गए हैं कि आज इन्हें मदद देने के लिए लोग तैयार हो गए हैं, आगे आने लगे हैं। यही होता है, शुरू में कोई मदद नहीं करता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को देख लो, उनका पूरा जीवन संघर्ष ऐसे हुआ, और बाद में लोग आए सहयोग करने के लिए आए। तो पहले आपको करना है, पर आपको ये पता होनी चाहिए कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे अपने समाज के लिए, अपने समाज के बच्चों के लिए करना है। मुझसे अगर कोई पूछेगा तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, कोई करे या ना करे मुझे इसकी परवाह नहीं है, पर मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना है। क्यों करना है? मेरे लिए भी कोई करके गया, मेरे लिए भी कितने ही लोगों ने बलिदान दिया, संघर्ष किया, जिसकी बदौलत आज मैं इस देश में, इस देश की सुप्रीम कोर्ट में, सबसे बड़ी अदालत में सीना तान के वकालत करता हूं, सर उठाकर चलता हूं। ये उनके कर्मों की बदौलत है। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे करना है। ये एहसास हम सबको अपने अंदर पैदा करना होगा। कोई जरूरी नहीं कि हर कोई समान रूप से करे, ये कोई जरूरी नहीं कि कोई सैनिक बन के आके करे। ये सैनिक है, इनका ये प्रोग्राम हो रहा है, इसकी व्यवस्था में अगर आप सहयोग दे देते हैं किसी भी तरह का, किसी ने कुर्सियों के लिए दिया, किसी ने टेंट के लिए दिया, किसी ने खाने की व्यवस्था की, किसी ने वर्दी ला के दे दी, किसी ने झंडे दे दिए, क्या ये मदद नहीं है? क्या इस आंदोलन के लिए ये जरूरी नहीं है? हर चीज जरूरी है, पर जरूरी नहीं है कि आप खूब सारा पैसा दो। अंगुलीमाल के विषय में जानते हैं, मैं गाना भी सुनना था, अंगुलीमाल, उनके विषय में सुना, और उसी समय में एक बहुत बड़े अनाथ पिंडक एक व्यापारी थे, सुना आपने? जब बाबा साहब के संपर्क में आए तो सब कुछ अपना दान में दे दिया, और दान में यहां तक दिया कि उनके पास कुछ नहीं रह गया। लेकिन जब भी वो जाते थे बिहार, बौद्ध बिहार, कुछ ना कुछ लेके जाते थे। दानी थे, धम्मदान के लिए वो काम कर रहे थे। तो जब कुछ नहीं रहा तो एक बार वो गए, उनके घर में एक पेड़ था, बड़ा फल फूल देता था, बहुत बढ़िया पेड़ था। उस पेड़ की मिट्टी उठा कर ले गए कि ये इतना बढ़िया पेड़ है, ये मिट्टी बहुत अच्छी है, इसको ले जाके बुद्ध विहार में किसी पेड़ में डालूंगा ताकि वो भी इसी तरह से फले फूले और लोगों को खाने के लिए फल मिले। बात इससे नहीं है कि आप कितना दे रहे हो, बात इससे है कि आपके मन की भावनाएं क्या हैं, वो कितनी पवित्र हैं। पैसा तो किसी के पास कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपकी भावना कैसी है। और साथियों, आज के समय में हम जिस परिस्थिति में गुजर रहे हैं, हम में हर किसी को, हर साथी को मिलकर चल रहा है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, जो समता सैनिक दल के राष्ट्रीय टीम के साथी हैं, मेरे मन में एक बात आई थी, आपसे शेयर कर रहा हूं। आप हर 26 जनवरी को यहां मनाते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, जगह काफी है। एक बार प्रयास कीजिए, वो आए ना आए कोई चिंता नहीं, पर बहुत ईमानदारी से, मजबूती से प्रयास कीजिए। समता सैनिक दल के जितने भी टूटे हुए घटक हैं, अगले 26 जनवरी को जब आप ये प्रोग्राम करो, उन्हें कम से कम 3 दिन के लिए उन्हें बुलाओ कि अपने जो भी साथी हैं 10, 20, 50, 100 ड्रेस में उनके साथ आओ, यहां उनकी प्रॉपर व्यवस्था रखो, और उस समय तक आपका जो संगठन
में साथी हैं जो आज 300 साढ़े 300 हैं, ये कम से कम 3000 उस समय होने चाहिए जो उनके सामने एक आप प्रदर्शन करके दिखाएं ताकि उनके मन में भी परिवर्तन आए। नहीं, हम इनके साथ मिलके चले। एक प्रयास तो कीजिए, हम भी प्रयास करेंगे अपनी तरफ से। हमारी जो भी आपको जरूरत हो आप प्लीज इस कीजिए, क्योंकि जोड़ के चलने में ही ताकत है और बिना ताकत की लड़ाई लड़ी नहीं जाएगी, कोई बाहर से आएगा नहीं। जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी से भाग चुके हैं, गुलामी में डूबे हैं, तो ये काम हम ही को करना है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं हम ये काम कर सकते हैं। आने वाले 4 साल के अंदर हमको बहुत मेहनत करनी है। मैं आपको आगाह करके जा रहा हूं, देश बहुत भयानक स्थिति में जाने की तरफ लगातार बढ़ रहा, उसको ढकेला जा रहा है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। सिर्फ आपको संगठित होने की जरूरत है। दुश्मन कितना भी ताकतवर हो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं उस दुश्मन में कोई ताकत नहीं है, कायरों का झुंड है वो, और कुछ भी नहीं है। केवल सत्ता की ताकत है, उसके दम पर वो उछलते हैं। कायरों का झुंड है। पर आप संगठित हो गए, जिस दिन आप एक बार निकल लिए और ये संदेश उनको चला गया कि ये पहले जब आए थे 2025 में तो केवल 300 साढ़े 300 सैनिक थे, आज की तारीख में ये 30,000 सैनिक हैं। सिर्फ आपके कदमों की पदचाप से ही दुश्मन के सीने दहल जाएंगे। कुछ कहने की जरूरत नहीं, इतनी औकात है उनकी। और ये हमें करना होगा, देश को बचाना है, समाज को बचाना है। मैं वाघमरे साहब का, बोंदाले साहब का, सारिपुर साहब का, तमाम मेरे नौजवान सैनिकों का, छोटे बच्चों का, बच्चियों का, आप सब मेरी माताएं, बहनें, बच्चियां, भिक्षु संघ और तमाम यहाँ जो साथी आए हैं उन सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, यहाँ बोलने का मौका दिया, अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं दिल से आपका आभारी हूं। कभी और मौका मिलेगा तो आपके बीच में और बहुत सी बातें रखेंगे, और जब भी मौका मिलेगा आप सबके साथ जुड़ के काम करेंगे ताकि हम अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभा पाएं। इसी बात के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।